अपने घर वालों से शादी के बारे में पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ऑनलाइन एक लड़की ढूंढी और उसके साथ एक नकली शादी का इंतजाम किया। लेकिन शादी के रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क ने मुझे साफ साफ नफरत से देखा। तुम पहले से शादीशुदा हो और फिर से रजिस्टर करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि दो शादी करना जुर्म है? मैं रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर निकल रहा हूँ। मैं छपे हुए शादी के सर्टिफिकेट को हैरानी में घूर रहा हूँ। मेरे बगल वाली लड़की अफसोस से सांस लेती है। मिस्टर कैंग, अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो मुझे यहाँ आने के लिए पैसे क्यों दिए? डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। ये कहकर वह चली जाती है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। मैंने तो कभी किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। मैं शादीशुदा कैसे हो सकता हूँ? मैं फिर से प्रिंट आउट देखता हूँ। फोटो में जो आदमी है वह पक्का मैं ही हूँ। जिस औरत का नाम लिखा है वह सूचिंग वॉल है। वह खूबसूरत है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वह कौन है। मैं एक फोटो लेता हूँ और एक कॉन्टैक्ट को भेजता हूँ जिसका प्रोफाइल पिक्चर काला है। पता करो ये कौन है। तुरंत जवाब आता है। तभी मैं अपनी उलझन को पीछे धकेल देता हूँ। मैं अपने पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठता हूँ और धीरे धीरे एक लग्जरी विला एरिया में जाता हूँ। जैसे ही मैं एक कोने में पार्क करता हूँ, मुझे अपने पीछे नौकर की सरगोशी सुनाई देती है। ये कौन है? ये तो बहुत हैंडसम है। श्श्श, ऐसा मत कहो। ये वह नाजायज बेटा है जिसे मालिक अपना बेटा मानने से मना करते हैं। उसकी माँ वह दूसरी औरत थी। वह पूरी तरह से प्रेग्नेंट होकर झगड़ा करने आ गई थी, ठीक तब जब मालकिन बच्चे को जन्म देने वाली थी। आखिर में दोनों औरतों ने एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया। उस औरत को कोई शर्म नहीं थी। उसने सालों तक इस घर में रहने के बहाने बनाए। कम से कम वह अपनी जगह जानता था। वह मिडिल स्कूल में ही यहाँ से चला गया था और सालों से वापस नहीं आया। पता नहीं आज वह किस लिए वापस आया है। मैंने तेवरी चढ़ाई और दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही न हो। अंदर लिविंग रूम में मेरी माँ ली रुयान दरवाजे पर इंतजार कर रही है। जैसे ही वह मुझे देखती है, वह मुझे जल्दी से पकड़ती है और ऊपर खींच लेती है। मेरे साथ चलो पहले अपने भाई को ढूंढने। और तुम्हें शादी का सर्टिफिकेट मिल गया ना? मैं बेरुखी से जवाब देता हूँ, मिल गया। दुल्हन वह नहीं थी जिसे मैंने प्लान किया था, लेकिन टेक्निकली हाँ। अच्छा, अपनी जगह याद रखना। सुफेद शू तुम्हारे भाई की मंगेतर है। ऐसी बड़े घर की लड़की तुम जैसे नाजायज बच्चे की पहुंच से बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारा भाई ही उसके लायक है। उन शब्दों से मेरी आंखों में नफरत की चमक आ जाती है। सु फिशवे सु फैमिली की असली पोती है, हाइक्सिंग की सबसे बड़ी डायनेस्टी। उसने यूनिवर्सिटी में 4 साल तक मेरा पीछा किया था। फिर ग्रेजुएशन के दिन वह मेरे भाई कांगबोडा के साथ हो गई। जब ली रुयन को पता चला, उसने मुझसे तुरंत किसी और से शादी करने को कहा ताकि मेरे और सू फेक्सुए के बीच की हर संभावना खत्म हो जाए। हमेशा से ऐसा ही रहा है। जब भी मेरे और कैंगबोडा के बीच थोड़ा सा भी टकराव होता था, ली रुयन बिना किसी सवाल के मुझे पीछे हटने को कहती थी, क्योंकि मैं नाजायज हूँ। मेरा वजूद ही असल पाप है। मुझे यह सब मानने के लिए मजबूर किया गया था कि यह सब मैं ही डिजर्व करता हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले ही इस नींद से जाग चुका हूँ। मैं ली रुयन को एक ताने वाली मुस्कान के साथ देखता हूँ। हम सहमत थे। ये आखिरी बार है। गलती लिरोयन की है। वह कैंग घर से चिपकी रही सिर्फ मेरे पिता को हर दिन देखने के लिए। वह ही थी जो कैंग बोडा को क्रुश करना चाहती थी। मैं उसके फैसलों की कीमत अपनी जिंदगी से नहीं चुकाऊंगा। इस बार मैं उसकी कोख से पैदा होने का कर्ज चुका रहा हूँ और सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। ली रियन बेचैनी से मुझे हाथ से इशारा करती है। ठीक है, ठीक है। बातें करते हुए हम कैंग बोडा के कमरे में पहुंच जाते हैं। कैंग बोडा मुझे देखकर ऊपर देखता है। नांजू, तुम यहाँ कैसे? मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ, तभी ली रुयन बीच में बोलती है। बोडा, नांजू की आज शादी हो गई। कांगबोडा हैरान दिखता है। इतनी जल्दी? वह कौन है? फैक्शू से बेहतर? ली रुयन नाक चढ़ाकर बोलती है। नामुमकिन। पूरे हाइचेंग में मिस सू से बेहतर कोई नहीं है। कौन सा इज्जतदार परिवार उसे अपनाएगा? वह लड़की तो बस कोई सड़क छाप है। उसने तो उसे यहाँ लाने की हिम्मत भी नहीं की। डरा हुआ था कि उसकी घटिया दिखावट तुम्हें बुरा न लगे। कैंगबोडा थोड़ी जलन के साथ कहता है। अरे, नांजू काफी हैंडसम है, वरना फेक शू ने उसे 4 साल तक क्यों पीछा किया होता? खूबसूरती का क्या फायदा? उसकी बैकग्राउंड के साथ सिर्फ वही औरतें उससे शादी करेंगी जो कहीं भी मिल जाती हैं। मिस सू तो उसे बस एक खिलौना समझ रही थी, और कुछ नहीं। सिर्फ तुम ही बोडा सच में मिस सू के लायक हो। मैं तेवरी चढ़ाता हूँ। फोटो में जो औरत है वह बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसा ली रुयन ने अभी बताया, लेकिन मैं इतनी बेकार बात पर बहस नहीं करना चाहता। तभी कैंग बोडा अपनी घड़ी बंद करना खत्म करता है। वह अपने ड्रेस शूज उठाने के लिए झुकता है, लेकिन उसकी शर्ट इतनी टाइट होती है कि वह आराम से झुक नहीं पाता। कैंग बोडा हल्की सी मुस्कान देता है और मुझे देखता है। लिरोयन तुरंत मुझे धक्का देती है। बेकार, अभी भी इतना बेखबर। तुम्हारा भाई झुक नहीं पा रहा, जाओ उसके जूते पहना दो। फिर से? क्या ली रुयन अभी भी सोचती है कि मैं वही नादान छोटा लड़का हूँ जो हर मार चुपचाप सह लेता था? मैं अपना चेहरा खाली रखता हूँ और मेरी आवाज में बेचैनी आ जाती है। तुम खुद ही उसके जूते पहना दो। कैंग नांजू, ये कैसी बदतमीजी है? क्या तुम्हें लगता है कि शादी करने से तुम बहुत बड़े हो गए हो? तुम्हारी वह बीवी तो बस पैसे के पीछे भागने वाली है। तुम जल्दी ही कैंग फैमिली के पास वापस आओगे। अगर तुम अभी अपने भाई से अच्छे से नहीं रहोगे तो वह दिन आएगा जब तुम और तुम्हारी बीवी उसके पैरों में भीख मांगोगे। कैंग फैमिली ने तुम्हें पाला है, कम से कम तुम उनके लिए खूब मेहनत कर सकते हो।
इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मेरे पिता कांग वेंजोंग दरवाजे पर दिखाई देते हैं। वह तेवरी चढ़ाते हैं, हमारा एक खास मेहमान जल्दी ही आने वाला है। ये सब शोर क्या है? हैंगबोडा कुछ नहीं कहता। ली रुहियन नाटक करते हुए रोने लगती है। यह इस कमबख्त लड़के की वजह से है। उसने आज अपना शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है और अब वह अपनी माँ की इज्जत नहीं करता। यह सुनकर कैंग वेंजोंग की नज़र मुझ पर पड़ती है। परिवार को कुछ भी अरेंज किए बिना शादी कर ली। क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है? मुझे दिखाओ। पिता की तरह दिखने वाले अजनबी की इस चिंता को देखकर मैं रुक जाता हूँ। फिर मैं अपने बैग से छपी हुई कॉपी निकालता हूँ, लेकिन ली रुयन उसके लेने से पहले ही उसे छीन लेती है। मुझे उस सड़क छाप का नाम दिखाओ जिससे तुमने शादी की है। कैंगबोदा हैरानी से पूछता है। पापा, कौन आ रहा है? आप कुछ ज्यादा ही घबराए हुए लग रहे हो। कैंग वेंजोंग आने वाले मेहमान के बारे में सोचता है और तुरंत बहुत इज्जत के एहसास के साथ सीधा खड़ा हो जाता है। वह मुश्किल से अपनी उत्तेजना छुपाते हुए नाम बोलता है, सू चिंगवू। जैसे ही मैं वह नाम सुनता हूँ मैं जम जाता हूँ। कैंग वेंजोंग हमारे खाली चेहरे देखता है और गर्व से कहता है, अगर तुम उसे नहीं जानते तो ये नॉर्मल है। मैंने भी उससे कभी खुद नहीं मिला हूँ। वह काफी रहस्यमयी है। वह सू फेशु की बुआ है, सिर्फ 28 साल की है और पहले ही सू फैमिली की असली ताकत है। लीरोयन हैरान होकर सांस लेती है। तो क्या वह बोडा के लिए और भी अच्छी मैच नहीं है? फैमिली का हेड किसी भी पोती से ज्यादा बड़ा होता है। कैंग वेंजोंग गुस्से से कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? सूचिंगवाल पहले से शादीशुदा है। मैं अपनी आंखें छोटी करता हूँ। अगर सर्टिफिकेट पर वह औरत सच में वही है तो सूचिंगवुल को कुछ पता होगा। ली रुयन थोड़ी उदास दिखती है। उसका पति कौन है? बोडा से ज्यादा खुशकिस्मत लगता है। मैं कैंग वेंजोंग को देखता हूँ। वह अपना सिर हिलाता है। कोई नहीं जानता। लगता है ना वह और ना उसका पति सोशल टाइप के हैं। कैंग वेंजोंग तेवरी चढ़ाता है। मुझे सच में नहीं पता कि वह आज इतनी जल्दी यहाँ क्यों आई है। सू फैमिली हाइचेंग की सबसे ताकतवर डायनेस्टी है और फैमिली का हेड बहुत खास जगह रखता है। कैंग फैमिली ज्यादा से ज्यादा अपर मिडिल क्लास है। ये शादी तो पहले ही कांग बोडा का अपनी औकात से ऊपर शादी करना है। सू फैमिली के हेड का सू फेक्सुई की शादी में आना ही पहले ही बहुत बड़ी बात होगी। एक सिंपल सगाई की रस्म के लिए वह खुद क्यों आएगी? ली रोयन यकीन से कहती है, ये इसलिए होगा क्योंकि बोडा इतना खास है कि सू फैमिली ने उस पर ध्यान दिया है। वह बिना पढ़ा हुआ प्रिंटआउट मेरे हाथों में वापस थमा देती है और मुश्किल से अपनी उत्तेजना छुपाते हुए कैंग बोडा का हाथ पकड़ लेती है। मैं खुद को एक ताने वाली मुस्कान देता हूँ। वह उसकी अपनी माँ से भी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। बटलर सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देता है। साहब, सू फैमिली जल्दी ही पहुंचने वाली है। कैंग वेंजोंग तुरंत पलटता है और नीचे चला जाता है। जब वह मेरे पास से गुजरता है वह आमतौर पर कहता है, तुम बहुत समय से वापस नहीं आए हो, जाने से पहले कुछ पी कर जाना। मैं सिर हिलाता हूँ। मैं रुकना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि सूचिंगवाल कौन है। कमरे में ली रोयन कांग बोडा को अपनी अमीर दुल्हन का स्वागत करने के लिए तैयारी करते हुए देखती है, ऐसी खुशी के साथ जिसे वह मुश्किल से छुपा पा रही है। 20 साल से भी पहले अगर नानजिंगसू नहीं आई होती तो वह ही कांग वेंजोंग से शादी करती। उसने नानजिंगसू को इसके लिए कभी माफ नहीं किया, इसलिए उसने जानबूझकर हंगामा किया। नानजिंगसू के ही दिन बच्चे को जन्म देने का इंतजाम किया और हॉस्पिटल में दोनों बच्चों को बदल दिया। अब उसका बेटा आखिरकार अच्छी शादी कर रहा है और नानजिंगसू से तो यह भी उम्मीद की जाएगी कि वह उसके लिए एक अच्छा शादी का तोहफा तैयार करे। जबकि कैंग नंजू, जिसे नाजायज बच्चा कहा गया है, बिना पैसे के किसी सड़क छाप से शादी करने जा रहा है। नीचे मैं सीढ़ियों के बगल वाली अंधेरी दीवार से आलसी तरीके से टिका हुआ हूँ। मेरी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं। सू फैमिली के आने का इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मिसेस कैंग सीढ़ियों से नीचे आती है, एक नौकर के सहारे। उन्होंने पर्पल चिपाव पहना हुआ है। उनकी बॉडी थोड़ी पतली है। उनकी पूरी शख्सियत में एक शांत और पढ़ी लिखी नजाकत है। नौकर धीरे से कहता है, मालकिन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद आपको ऊपर आराम करना चाहिए। मिसेस कैंग खांसी के बीच अपना सिर हिलाती है। नहीं, मैं बोडा के लिए इतना खास दिन मिस नहीं कर सकती। मैं उनकी शक्ल को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखता हूँ। मेरी आंखें एक गहरी गर्माहट से भर जाती हैं। यह लगभग अजीब है। जिस इंसान को मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करने का हक था, वह ही इस घर में एकमात्र गर्माहट थी जिसे मैं जानता था। जब मैं छोटा था, लाइब्रेरियन अक्सर मुझे खाना खिलाना भूल जाती थी। मैं मुश्किल से चलना सीखा था जब मैं कचरे के डिब्बों में खाना ढूंढ रहा था क्योंकि मैं भूखा था। एक दिन मिसेस कैंग ने मुझे ऐसा करते हुए देखा। उसके बाद वह चुपचाप हर दिन मेरे लिए बगीचे में खाना छोड़ जाती थी। उन्होंने यह 12 साल तक किया। उनकी दया के बिना मैं शायद भूखा मर जाता। उन्हें कॉरिडोर में गायब होते हुए देखकर और उनकी खांसी की आवाज सुनकर मैं चिंता से तेवरी चढ़ाता हूँ। तभी दरवाजे पर हलचल होती है। सू फैमिली आ गई है। कैंग वेंजोंग और मिसेस कैंग उनका स्वागत करने जाते हैं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद एक पूरा जुलूस अंदर आता है। मैं सूचिंग को जैसे ही वह अंदर आती है देख लेता हूँ। वह असल में फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। जैसे मेरी नजर को महसूस करते हुए वह अचानक मेरी तरफ देखती है। एक पल के लिए हमारी आंखें मिलती हैं। उसकी नजर की तेजी मेरे अंदर कुछ उतार देती है। मैं उसके चेहरे में और कुछ ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन सूचिंग हुआ अपनी नजर हटा लेती है। यह मुझे छोड़ देता है, उलझन में।
क्या वह मुझे जानती है या नहीं? कांग वेंजोंग गर्मी से मुस्कुराता है। मिस सू, आपके पति कहाँ हैं? क्या वह आपके साथ नहीं आए? उन शब्दों पर मैंने महसूस किया कि सू चिंगवुल ने फिर से मेरी तरफ देखा। वह शांति से जवाब देती है, वह नहीं आ पाए। ग्रुप रिसेप्शन रूम की तरफ बढ़ता है, बातें करते हुए। सू फेशु, जिसने 4 साल तक मेरा पीछा किया था, बड़ों के पीछे चलती है। अपनी फॉर्मल ड्रेस में वह यूनिवर्सिटी के दिनों से ज्यादा शांत और गंभीर लगती है। उसने मुझे नोटिस नहीं किया है। वह कांग बोडा के साथ धीरे धीरे बातें करते हुए बिजी है। सब लोग बैठ जाते हैं। सू चिंगवुल खास जगह पर बैठती है और सगाई की बात शुरू हो जाती है। मैं आखिरकार वहां से बाहर निकलता हूं जहां मैं खड़ा था और रिसेप्शन रूम में जमा हुए लोगों को चुपचाप देखता हूं। फिर कोई मेरा हाथ पकड़कर खींचता है। ली रुयन मुझ पर गुस्से से बोलती है, कैंग नानजू, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम अभी भी सुफे शुए को पसंद तो नहीं करते? साफ सुन लो, वह तुम्हारी भाभी बनने वाली है। आराम से, मुझे दूसरा आदमी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कैंग वेंजोंग ने मुझे पीने के लिए रुकने को कहा था। जब से मैं समझदार हुआ हूं, मैंने उन्हें हमेशा कैंग वेंजोंग ही बुलाया है, कभी पापा नहीं। ली रुयन दांत पीसती है, वह तो बस शराफत थी। तुमने उसे सच मान लिया। तुम्हें अपनी जगह नहीं पता। मैं भी ऐसी जगह पर फैमिली को शर्मिंदा किए बिना नहीं आ सकती। और तुम्हें लगता है कि एक नाजायज बच्चा उस टेबल पर बैठ सकता है? अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं बेचैनी से घूरता हूँ और जवाब देने ही वाला होता हूँ जब मेरी आंख सू चिंगवॉल को अपनी जगह से उठते हुए देखती है। वह अपने फोन की तरफ इशारा करती है और बैल्कनी की तरफ जाती है। जरूर कोई कॉल होगी। मेरी आंखें तेज हो जाती हैं। मैं लीरियन को हल्का सा इशारा करता हूँ और रिसेप्शन रूम से निकलकर बैल्कनी की तरफ मुड़ जाता हूँ। जैसे ही मैं पास पहुंचता हूँ, वह कॉल काट देती है और अपनी ठंडी आंखें मुझ पर घुमाती है। रुको। उस खतरनाक नजर को देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आती है और मैं अचानक बोल उठता हूँ, जान। मैंने सूचिंग को ध्यान से देखा, कोई रिएक्शन देखने के लिए। उसके आसपास की ठंडक और बढ़ जाती है। वह बिना किसी भाव के मुझे घूरती है, फिर वह जाने के लिए मुड़ती है। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ और उसका रास्ता रोक देता हूँ। सू चिंगवा की भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। हटो, तुम मुझे पहचानती नहीं। वह मुझे बेपरवाह होकर देखती है। क्या मुझे चाहिए? कैंग के घर में आने के बाद से उसे एक अलग नजर महसूस हो रही थी जो उसका पीछा कर रही थी। दूसरी नजरों से अलग जो उसे पसंद नहीं थी। यह नजर खुली और शर्मिंदा नहीं थी। इसी वजह से उसने मुझे एक से ज्यादा बार देखा था। जब उसने मुझे देखते हुए पकड़ा तो मैंने नजर नहीं हटाई। मैं बस उसे देखता रहा, बिना किसी परवाह के। उसने सोचा था शायद मैं उन आदमियों से अलग हूं जो उसे लालची नजरों से देखते थे, लेकिन पता चला मैं उन सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था। सीधा उसके पास जाकर उसे जान कह दिया। सू चिंगवू के चेहरे पर बेचैनी और बढ़ जाती है। सर, मैं शादीशुदा हूँ, कृपया ठीक से पेश आएं। मैं हैरान रह जाता हूँ। वह मुझे साफ तौर पर नहीं पहचानती। क्या रजिस्ट्री में कोई गलती हो गई है? क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके पति कौन हैं? और उसका जवाब हमेशा की तरह ठंडा, दा तरता, तुम्हारा काम नहीं। मैं छपा हुआ सर्टिफिकेट निकालता हूँ और उसके सामने रखता हूँ। मिस सू, वहाँ जो नाम है वह आपका होना चाहिए। सू चिंगवा उस प्रिंटआउट को देखती है। उसकी आंखें दूल्हे के नाम कांग नानजू पर जाती हैं। जब वह फिर से ऊपर देखती है तो उसकी आवाज रूखी होती है। मिस्टर कैंग, अगर आप डॉक्यूमेंट्स झूठे बना रहे हैं तो कम से कम ठीक से बनाएं। यह कहकर सू चिंगवुल रिसेप्शन रूम को पूरा छोड़कर गार्डन से होते हुए कार पार्क की तरफ बढ़ जाती है। मैं उसके पीछे जाता हूँ समझाने के लिए। 2 बॉडीगार्ड्स काले कपड़ों में बाहर आते हैं और मेरा रास्ता रोक देते हैं। मैं रुक जाता हूँ और उसे आवाज देता हूँ, मिस सू, ये सर्टिफिकेट असली है। अगर आपको यकीन नहीं तो रजिस्ट्री ऑफिस में चेक कर लो। सू चिंगहुआ धीमी नहीं होती। वह कार में बैठती है और पीछे देखे बिना चली जाती है। हैंग बोडा मुझे सू चिंगवाल के पास जाते हुए देख लेता है, भले ही वह सुन नहीं पाता कि क्या बात हुई। सू चिंगहुआ को जाते देखकर मैं अपनी स्कूटर पर बैठता हूँ और उसके पीछे निकल जाता हूँ। कंग बोडा तुरंत पूछता है, मिस सू क्यों चली गई? क्या किसी ने उन्हें बुरा कहा? सू चिंगवॉल का पर्सनल असिस्टेंट मुस्कुराता है। मिस सू को कुछ जरूरी काम था, वह माफी मांगती है। कृपया यह बात अपने बड़ों तक पहुंचा देना। कैंग बोडा अदब से सर हिलाता है और असिस्टेंट को बाहर तक छोड़ता है। कैंग वेंजोंग परेशानी से पूछता है, मिस सू क्यों चली गई? क्या मेहमान नवाजी में कोई कमी थी? कैंग बोडा सोचता है कि सुफाइसू आज कितनी परेशान लग रही थी, इधर उधर देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। फिर वह मेरा चेहरा सोचता है और उसकी मुट्ठी कस जाती है। उसकी आंखों में कुछ बदलता है। मैंने नानजू को मिस सू को परेशान करते देखा। वह काफी गुस्से में चली गई और एक मैसेज छोड़ गई। क्या मैसेज? मिस सू ने कहा कि आपको अपने घर को ठीक से संभालना चाहिए। नानजू ने जो किया उसके बाद वह सोच रही है कि क्या सू फैमिली हमारी परवरिश पर सवाल उठाएगी। कैंग वेंजोंग का चेहरा लोहे जैसा भूरा हो जाता है। इधर मैं विला डिस्ट्रिक्ट से निकलते ही सू चिंगवॉल की कार को खो देता हूँ। जब मैं अभी भी इस बात से परेशान होता हूँ, मेरा फोन बजता है। एक औरत की आवाज आती है, बॉस, मुझे सू चिंगवॉल की जानकारी मिल गई है। सू चिंगवू सू पेट्रियार्क की दूसरी बेटी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत सख्त और ठंडे दिल की है। इसी वजह से उसे बचपन में विदेश भेज दिया गया था। सबको लगा था कि फैमिली का काम सबसे बड़े बेटे सुफेचू के पापा को मिलेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि